Let's get started with the chemical foundation. So here we have that biochemistry aims to explain biological form and function in chemical terms. So while talking about biochemistry, as its name suggests that what is biochemistry, it's all about कि biological forms और functions को chemical terms में हम किस तरीके से denote कर सकते हैं. As we noted earlier, so as we noted earlier, one of the most fruitful approach to understand biological phenomena has been to purify an individual chemical components. Obviously जब हमने chemical components को प्योरीफाई किया, जब हमने उसमें से प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स और जो उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में पता चला. बाय द लेट 18th century, chemists had concluded that the composition of living material striking differently from that of inanimated world. ऑब्वियसली 18th सेंचुरी में केमिस्ट को ये स्ट्राइक हुआ कि जो लिविंग मटेरियल के जो केमिकल कंपोजिशन हैं वो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशंस हैं, बिकॉज द कंपोनेंट्स आर सेम लाइक कार्बन नाइट्रोजन, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की उन कंपोजिशंस में चेंजेस हैं. तो ये एक स्ट्राइकिंग थिंग हुई 18th सेंचुरी में. सो एंटोनी जो लेवोशियर हैं, एंटोनी लेवोशियर, जिन्होंने 1743 to 1760 ये उनका लाइफ स्पेन है, इन्होंने ये नोट किया कि जो रिलेटिव केमिकल सिंप्लिसिटी है मिनरल वर्ल्ड की, वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्लांट और एनिमल वर्ल्ड की उससे. द लेटर ही न्यू वेयर कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड रिच इन एलिमेंट्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट और एनिमल वर्ल्ड है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो रिच हैं कार्बन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में. सो उसके बाद during the first half of 20th century, parallel biochemical investigation of glucose breakdown in yeast and in muscle cell of humans जो थी वो पहली ऑब्जर्व की यीस्ट में और दूसरी ऑब्जर्व की ह्यूमन की मसल सेल में. तो इनमें क्या हुआ कि इनमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल केमिकल सिमिलैरिटीज़ हुई, जबकि कितनी ज़्यादा डिफरेंट सेल्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, बट जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो ईस्ट में और मसल सेल में वही 10 केमिकल इंटरमीडिएट्स को यूज़ कर रहा है. मतलब वही 10 केमिकल इंटरमीडिएट्स वहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं और ह्यूमन की सेल्स में भी यूज़ हो रहे हैं. सब्सिक्वेंट स्टडी ऑफ मैनी अदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव कन्फर्म्ड द जनरलिटी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. Neatly summarized by Jacob Mont, what is true of E. coli is true of the elephant. It means that एक जो सेल है E. coli जैसी सेल, which is a bacterial cell, जो उसके लिए ट्रू है वो एक एलिफेंट जैसे बहुत ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी ट्रू है. द करेंट अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल organisms share a common evolutionary origin is based in part on this observed universality of chemical intermediates and transformations. तो जो origin है कि हम सभी एक ही ancestor से origin हुए हैं, वो basically हम इसी वजह से कह सकते हैं. So only about 30 of the more than 90 naturally occurring chemical elements are essential to organisms. वो हमारी जो मोर देन 90 केमिकली नेचुरली अकरिंग जो हमारे केमिकल एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ जो 30 हैं दे आर इम्पॉर्टेंट. So most of the element in living material have relatively low atomic number. जो living
मटेरियल में जो एलिमेंट्स यूज़ हैं उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं। ओनली 5 हैव एटॉमिक नंबर अबव देन सेलेनियम। तो जितने भी असेंशियल एलिमेंट्स जो कि ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे लो एटॉमिक नंबर के हैं। उसमें से सिर्फ 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सिलीनियम, जिसका कि 34 एटॉमिक नंबर है, मतलब सिलीनियम से ऊपर यानी 34 एटॉमिक नंबर से ऊपर सिर्फ 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं। द 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब उसमें से जो 4 मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑफ विच वी ऑल आर कंपोज्ड ऑफ, जिसके हम सब बने हुए हैं, दोज एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, which together make up more than 99% of the mass of most cells। तो जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और फॉस्फोरस है जो कि हम सब में यूज़ होता है, हमारी कंपोजिशन में है, तो वो 99% जो है एक सेल का मास फॉर्म करता है। दे आर द लाइटेस्ट एलिमेंट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो जर्नली ये 2, 3 और 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाट रिटर्न इन जनरल द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो जो लाइटेस्ट एलिमेंट है फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फॉर्म करता है। द ट्रेस एलिमेंट जो हमें अभी फिगर में दिए वो हम देखेंगे, रिप्रेजेंट अ मिनिमाइजल फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बट ऑल आर एसेंशियल टू लाइफ। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट्स यूज़ होते हैं बट दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली बिकॉज दे आर एसेंशियल टू फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स। तो ये जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं जो ट्रेस अमाउंट में फॉर्म होते हैं, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स में और एंजाइम्स में यूज़ होते हैं। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन हमारी बॉडी में यूज़ होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इट इज़ इन वेरी ट्रेस अमाउंट। सो इट एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन 4 iron that make up only 0.3% of its mass। so एक जो आयरन का जो कंपोजिशन है वो ओनली 0.3% है, बट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बिकॉज ड्यू टू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन it is very essential that because of that only we can consume our food, we can utilize our oxygen, we can utilize the glucose by mechanism of its। so that's how it is very important। अब यहाँ पर को जो फिगर दिया हुआ है हम उसे देखते हैं। इसमें it's written that element essential to animal life and health। जो शेडेड ऑरेंज से हैं ये वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमें बल्क क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, और जो ब्राइट येलो से हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में नीडेड है। तो अब जब हम देखते हैं बल्क एलिमेंट्स को, तो हाइड्रोजन, सोडियम ये यूज़ होते हैं हमारे transportation of signals in neuron। hydrogen in the form of H2O, we drink a lot of water and 70% of our body is composed of fluid only of water। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन के, दे आर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, oxygen, carbon, nitrogen, because it's an amine group which consists of one NH3 molecule, one COH molecule, one hydrogen and one R group, or this R group contain carbon or some other type of, this is present in cysteine। chloride ion is also for the transportation of in our body, and these are included in trace amount। for example जो
राइपोसोम्स की जो असेंबली और डिसअसेंबली होती है उसमें amine plays an important role. After that, hemoglobin Fe. So that's how these elements are important for us. Iodine, selenium. So that's how we use these elements. So here we have given a geometry of chemical carbon bonding. So carbon atoms have a characteristic tetrahedral arrangement of their four single bonds. So here we have tetrahedral arrangement. Carbon-carbon single bonds have freedom of rotation. So here we have carbon-carbon single bonds. So they have an uh, ability, or they have an freedom of rotation. Double bonds are shorter and do not allow free rotation. So double bonds which are like this, they are shorter and they do not allow free rotation. The two doubly bonded carbon, the atom designed A, B, X, Y all lie in the same rigid plane. So this is how CH3 bond looks like, and here is its bond angle given, which is 109.5 degree. So the next topic we have is biochemicals. Our biomolecules are components of carbon with a variety of functional groups, which is true everywhere, because carbon is the most abundant element in a human body, because it's present in every protein and so on. So the chemistry of a living organism is organized around carbon, obviously without any doubt, which accounts for more than half of the dry weight of the cell. Carbon can form single bonds with hydrogen atom, both single, double with oxygen and nitrogen. So here we can see that carbon is like, it is giving a spectrum of bonds. It is giving a spectrum of bonds with oxygen as well, with nitrogen as well, of greatest significance in biology is the ability of carbon to form very stable carbon-carbon single bonds, and carbon have a very stable bonds. Each carbon atom can form single bond with up to 4 other carbon atoms. Two carbon atoms also can share 2 or 3 electron pairs, thus forming double or triple bonds. So here we have given a proper 4 signal bonds, tetrahedral bonds, which are given here. So first we can observe that it's carbon and hydrogen, which is forming a single bond. Carbon and oxygen, which is also forming a single bond. So carbon here can also form a double bond with oxygen, a single bond with nitrogen, double bond with nitrogen, single bond with carbon itself, double bond with itself, and triple bond with itself. So carbon can form covalent single, double, or triple bonds, particularly with other carbon atoms as well, and with nitrogen and oxygen as well. So triple bond are rare in biomolecules. Triple bonds are rare because uh, the more the less number of bonds it has, the more stability it has. So single bond has more stability because of less repulsion. That's sp2 hybridized orbital. So that's an chemistry part. So here about 109.5 degree angle between two atoms and an average length of 0.154 nanometer. There is free rotation around each single bond unless very large or highly charged group are attached to both carbon atom, in which case rotation may be restricted. A double bond is shorter and rigid, allows little rotation about its axis. So if carbon has a single bond, it has an ability to freely rotate. It can rotate like more as compared to when it is in a double bond, because double bond do not allow it to uh, rotate more because of its less
bond length. So covalently linked carbon atom and biomolecules can form linear chain, branched chain, cyclic structure as well. So these are carbon skeletons are added groups of other atoms called functional groups, which confer specific chemical properties on the molecule. So the carbon skeleton which we have when so it seems likely that the bonding versatility of carbon was a major factor in the selection of carbon compound for the molecular machinery of cell during the origin and evolution of living organism. So because carbon is a very versatile compound, it can form bonds with itself, with others as well. So द मेन एम कि इवोल्यूशन के टाइम पे कार्बन को एक ऐसा मशीनरी कंपाउंड की तरह से एक सेल में यूज़ किया बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटैलिटी. ओके, so no other chemical elements can form molecules of such widely different size and shape or with such a variety of functional ग्रुप्स. सो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतने ज़्यादा डिफरेंट साइज़ और शेप्स के साथ में और वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के साथ में क्या कर सके, बॉन्ड बना सके. तो मोस्ट बायो मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो मोस्टली जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जिनमें कि हाइड्रोजन एटम होता है और वैरायटी ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करके डिफरेंट फैमिलीज़ के कंपाउंड बनाते हैं. Typically of these are alcohol which have one or more hydroxy group, amines with अम्यूनो एसिड एल. तो ये फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं जो कि अमाइंस हैं, अल्कोहल हैं, कार्बोनिल ग्रुप हैं, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो मैनी बायो molecule are polyfunctional and contain two or more different kinds of functional groups. So bio molecules क्या होते हैं, polyfunctional होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा functional group present होता है और जो each functional group है उसके खुद के कुछ chemical characters होते हैं, कुछ reactions होती हैं. The chemical personalities of a compound is determined by the chemistry of its functional group and their disposition in three-dimensional space. सो जो इनकी केमिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं, इनके फंक्शंस, इनके फंक्शनल ग्रुप की वो डिस्पोजिशन होती हैं थ्री डायमेंशनल शेप में. अब वो ग्रुप हमें दिए हुए हैं, ये मिथाइल है, ये अम्यूनो है, ये अमाइडो है, ग्वानिडीनो. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं. हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, डाइसल्फेट, थियोएस्टर, फॉस्फोराइल, फॉस्फोएनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, एस्टर, इस तरीके से. सो दीज आर व्हाट सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स which are given in this figure, where it may be a simple hydrogen atom but typically a carbon containing moiety when two or more subunits are shown. So R1 or R2 or these type of groups are shown. So here we have these groups present. After that, moving towards the next heading, which is cell contain a universal set of small molecules. जो सेल होती है उसमें यूनिवर्सल सेट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के. Dissolved in the aqueous phase, cytosol of all cells is a collection of 100 to 200 different small organic molecules. The central metabolites in the major pathway occurring in nearly every cell, the metabolites and pathway that have been conserved throughout the course of evolution. सो जो मेजर सेंट्रल मेटाबोलाइट्स होते हैं इस सेल में, जो कि थ्रू आउट द इवोल्यूशन दे आर बीन कंजर्व्ड, वी कैन सी देम. फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस वेज ऑफ रिफरिंग द मोलिक्यूलर वेट, दिस कलेक्शन ऑफ मोलिक्यूल इंक्लूड द कॉमन अम्यूनो एसिड, न्यूक्लियोइड, शुगर. तो ये ग्रुप्स दिए हुए हैं. ये जो मोलिक्यूल्स हैं ये कलेक्ट करते हैं, कंटेन करते हैं. द मोलिक्यूल्स आर
polar or charged, water soluble, present in micromolar to millimolar concentration. माइक्रोमोलर मतलब बहुत छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से लेके बहुत मिली मोलर तक इनकी कंसनट्रेशन होती है. दे आर ट्रैप्ड विद इन द सेल बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमेएबल टू देम. ये सेल के अंदर ट्रैप्ड होते हैं क्योंकि ये सेल से बाहर नहीं जा पाते बिकॉज दे आर नॉट परमिएबल टू दैट plasma membrane. Although specific membrane transporters can catalyze the movement of some molecules into and out, obviously porins present होते हैं जिनकी हेल्प से वो बाहर जा सकते हैं. So here we have several common functional group in a single biomolecule. अब एक single biomolecule है ये, इसमें different groups जो हैं वो present है. और ये एग्जाम्पल है एसिटिल को एंजाइम ए का. तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ एक थियोएस्टर प्रेजेंट है, एक अमाइडो प्रेजेंट है, अमीडो प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फोएनहाइड्राइड प्रेजेंट है, फॉस्फोराइल ग्रुप प्रेजेंट है, एमिडाजोल प्रेजेंट है, अम्यूनो प्रेजेंट है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट. So here we have of the cell or between compartments in eukaryotic cells. तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिकली बात कर रहे थे. The universal occurrence of the same set of compounds in living cell is a manifestation of the universality of metabolic design, reflecting the evolutionary conservation of metabolic pathway that developed in the earlier cell. सो जो यूनिवर्सल अकरेंस होती है सेल के कंपोनेंट्स की वो सेम होती है. उनके जो मेटाबॉलिक डिज़ाइन होते हैं उसमें हमें ये रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जो इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं, इवोल्यूशनरी जो कंजर्वेशंस हैं उस सेल के. सो देयर आर अदर स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स स्पेसिफिक टू सर्टेन टाइप ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. बहुत अलग अलग टाइप के. फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़, जब हम ये देखें ना, ये सेलुलर फाउंडेशन का है तो इसमें जो पहला लेवल है वो मोनोमेरिक यूनिट है. सेकंड लेवल क्या है, माइक्रोमोलिक्यूलर यूनिट है जिसमें डीएनए, प्रोटीन ये सब आता है. उसके बाद सुप्रा मोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो फोर्थ स्ट्रक्चर होता है वो एक सेलुलर ऑर्गेनल्स का होता है. Here we have that, for example, vascular plant contain in addition to the universal set a small molecule called secondary metabolites which play a role specific to plant cell. These metabolites include compounds that give plant their characteristic scents, and the compounds such as morphine, quinine, nicotine and caffeine that are valued for their physiological effects. तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एक प्लांट में जब हम बात कर रहे हैं तो वो होते हैं जैसे कि मॉर्फिन हो गया, निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया. ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं. बट यूज़ फॉर अदर, तो जो ये हैं इन सब का बेसिकली यूज़ प्लांट में होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई जो प्रीडेटर्स हैं उसको हार्म ना पहुंचाए. बट इनका एक ह्यूमन के लिए अलग तरीके से यूज़ होता है. जैसे मॉर्फिन का यूज़ ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ होता है. सो इस तरीके से these entire collection of small molecule in a cell has been called the cell metabolome in parallel with the term genome defined earlier and expanded on it. Figure दिया हुआ 1.4. If we knew the composition of cell metabolism, we can predict which enzyme and metabolic pathway were active in the cell. If we know the metabolome इन दैट सेल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है और कौन सी मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट है. सो दैट 1.4. So now we have macromolecules are the major constituents of cell. Many biological molecules are macromolecular polymer of higher molecular weight assembled for relative simple precursor. So बहुत ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और पॉलीमर्स होते हैं जिनका हाइयर मोलिकुलर वेट होता है. वो सिंपल प्रिकर्सर्स के साथ क्या होते हैं,
असेंबल होते हैं. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ relatively small compounds with molecular weight of 500 or less. The number of polymerized units can range from tens to million. जो पॉलीमर यूनिट्स होती हैं उनकी जो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, इन सब का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है. और ये क्या बनाती हैं, पॉलीमराइजेशन होके इनका प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ पॉलीमराइज्ड यूनिट, जो पॉलीमराइज्ड यूनिट है वो बहुत ज़्यादा रेंज में डिफ़र करती हैं, जो कि टेंस से लेकर के मिलियंस तक हो सकती हैं. सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज़ अ मेजर एंजाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी ऑफ द सेल. तो जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है, जैसे अम्यूनो एसिड से या न्यूक्लियो एसिड से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है. मैक्रोमोलिक्यूल्स themselves कैन बी फर्दर असेंबल्ड इनटू सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स. जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे क्रोमोसोम्स के क्या हुआ, असेंबली से एक पूरा न्यूक्लियस बन गया. तो ये असेंबली से सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया न्यूक्लियस का, और इसमें एग्जांपल दिया हुआ है राइबोसोम्स का. सो शो द मेजर क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द बैक्टीरियम ई कोलाई. सो यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री. सो वी विल रीड दिस.